नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज हम बात करेंगे बैंक जमाकर्ताओं की, बैंक डिपॉजिट्स की। दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिपॉजिटर्स फर्स्ट गारंटी टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख रुपीस इस प्रोग्राम को संबोधित किया था। और इस दौरान पीएम मोदी ने बताया था कि ऐसे डिपॉजिटर्स जिनका पैसा बैंकों में फंस गया था, उन्हें कुल 1300 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट के तहत बैंक में जमा राशि पर मिलने वाली 5 लाख रुपए की गारंटी के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 1960 के दशक में बनाई गई थी। पहले बैंक में जमा रकम में से सिर्फ 50,000 रुपए तक की राशि पर ही गारंटी थी। फिर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। यानी अगर बैंक डूबा तो जमाकर्ताओं को सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही मिलने का प्रावधान था। ये पैसे भी कब मिलेंगे, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं थी। गरीब की चिंता को समझते हुए और मध्यम वर्ग की चिंताओं को समझते हुए पीएम ने कहा कि हमने इस राशि को बढ़ाकर फिर 5 लाख रुपए कर दिया। और इसके अलावा बैंक डूबने के 90 दिनों के अंदर, यानी कि 3 महीने के भीतर ये पैसा उन्हें देना होगा। तो आज के इस चर्चा में हम इन तमाम विषय के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं अनुराग दीप जी, जो कि फॉर्मर एजीएम रह चुके हैं इंडियन बैंक के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरी खास मेहमान दीपशिखा सिकरवार जी भी जुड़ गई हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनुराग दीप जी मैं आपसे करना चाहूँगा। आप फॉर्मर बैंकर भी रह चुके हैं। कैसे देखा जाए ये जो जिस एक्ट के तहत ये कहा गया कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो ये एक्ट है DICGC, इस एक्ट के तहत लोगों को अगर बैंक डूब जाता है तो 3 महीने के अंदर 5 लाख रुपए की गारंटी राशि जो है वो उन्हें मिलना तय है। ये जो कानून बनाया गया कितना फायदेमंद हमारे जो डिपॉजिटर्स है बैंक जमाकर्ता के लिए, किन निगाहों से आप इसे देखते हैं? धन्यवाद असीम जी। कार्यक्रम में बुलाने के लिए सबसे पहले मैं दूरदर्शन का धन्यवाद देना चाहूंगा। जी सर। और ये जो आज आपने टॉपिक लिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जो छोटे हमारे डिपॉजिटर्स हैं जी। और आप ये देखिए, अभी जो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स को जो है इम्प्लीमेंट किया है, ताकि जो है जो गरीब तबका है, जो देश के ऐसे लोग नागरिक हैं जो बहुत साल से बैंकों से जुड़ नहीं पाए थे, उनको बड़ी संख्या में बैंकों से जोड़ा गया है। उनको जो है बताया गया है कि बैंक में आप आएंगे तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप आइए, आप अपना खाता जो है, आपको मालूम है जनधन अकाउंट खोले गए, करीब जो है 35 से 40 करोड़ के बीच में अकाउंट खोले गए। और आज की तादाद में उसमें पैसा भी अगर आप देखें तो बहुत जो है हैंडसम अमाउंट उन अकाउंटों में ऑलरेडी जो है डिपॉजिट हो चुका है। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि देश के जो गरीब तबका है, जो छोटे छोटे लोग हैं, अब उनको भी ये समझ आने लगा है कि बैंक जो हैं वो, उसमें हम लोग खाता खोल सकते हैं, वहां से हम सुविधा भी ले सकते हैं, है ना, चाहे क्रेडिट की सुविधाएं हो चाहे दूसरी सुविधाएं हो। और अब उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो है छोटा जो डिपॉजिटर है, जो गरीब तबका है, उनको सबसे ज्यादा ये लगता था कि पैसा मेरा कहीं डूब ना जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि बैंक मना कर दे बाद में जी, है ना, या बैंक डूब जाए। क्योंकि ऐसे कई सारे इंस्टेंस हो चुके हैं, स्पेशली छोटे जो बैंक हैं, है ना, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या जो दूसरे बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें जो है कई बार ऐसा हुआ है पुराने इतिहास में कि जो है वो पैसा लोगों का फंस जाता है। बिल्कुल। तो इस चीज के लिए ये जो इस एक्ट में, DICGC एक्ट में जो चेंजेस किए गए हैं, ये बहुत ही जो है अच्छे चेंजेस हैं। इससे एक विश्वास जो है डिपॉजिटर्स जो हैं उनका एक विश्वास बैंक्स के ऊपर जो है अच्छे से सुदृढ़ हो जाएगा। अच्छा अनुराग देव जी, पहले भी ये एक्ट था, लेकिन क्या है कि ढीला ढाला था। उसमें 1 लाख रुपए तक का कवरेज होता था और टाइम लिमिट जो है कोई भी फिक्स नहीं थी, है ना। बाद में भी डिपॉजिटर परेशान होते रहते थे।
अब नए एक्ट में जो चेंजेस हुए हैं उसमें एक तो अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया गया 5 लाख रुपए, यानी कि किसी भी डिपॉजिटर जो छोटे डिपॉजिटर हैं उनके लिए 5 लाख बड़ी रकम होती है। 5 लाख रुपए तक अगर वो जमा करके अपने अकाउंट में रखते हैं तो वो 100% सेफ है, उनका पैसा 100% सेफ है। जी जी सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दीपशिखा मैम भी इस वक्त जुड़ गई हैं। दीपशिखा मैम, जैसा कि अनुराग दीप जी बता रहे हैं किस तरह से ये फ़ायदेमंद है, अगर आप सरसरी तौर पर अगर हमें हमारे दर्शकों को बता सकें कि किस तरह से ये हमारे जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए फ़ायदे का ये सौदा है, और वो कम से कम जैसा कि पीएम ने खुद भी कहा कि हम बैंक को भी बचाना चाह रहे हैं और बैंक डिपॉजिटर्स को भी बचाना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल असीम जी, आप देखिए कि जो कानून में बदलाव किए गए थे, ये जो बिल में संशोधन किया गया था, ये अगस्त में पारित किया था संसद ने जी। और तब से अब तक जो है प्रधानमंत्री ने भी कहा उस वक्त 1300 करोड़ जो है ऑलरेडी लोगों को दिया जा चुका है जो डिपॉजिटर्स थे इन बैंकों में। आपको याद होगा कि एक कोऑपरेटिव बैंक था जिसको जो लिक्विडेशन, जो इसकी स्थिति बहुत खराब थी, उसको आरबीआई ने टेक ओवर कर लिया था। तो उस समय ये बहुत अनिश्चितता थी, जो डिपॉजिटर्स थे जिनका पैसा उसमें जमा था उनको काफी अनिश्चितता थी कि कितने समय में उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सरकार ने ये जो कानून था डिपॉजिट इंश्योरेंस, इसका एक तो जो अमाउंट था वो बढ़ा दिया, 1 लाख से 5 लाख रुपए किया, और उसके बाद इसमें एक समय सीमा जो थी वो तय कर दी गई कि आपको 90 दिन के भीतर जो है आपको मिल जाएगा 5 लाख तक का आपका जो डिपॉजिट्स है उसके तहत। इसमें विभिन्न बैंकों को कवर किया गया, क्योंकि जब परेशानी आई थी तो पीएमसी बैंक के तहत आई थी, जो एक कोऑपरेटिव बैंक था। तो जितने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, रूरल बैंक्स हैं, विदेशी बैंक भी जो यहाँ हमारे देश में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की तरह हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स में खासी समस्या रही है कुछ समय तक। उसमें भी और बदलाव किए गए हैं ताकि उनका गवर्नेंस जो है वो उसको और स्ट्रेंथन किया जा सके, ताकि जो निवेश करते हैं लोग, जो छोटे डिपॉजिटर्स होते हैं, उनको सेफगार्ड किया जा सके। तो उसके अलावा जो है मियाद तय कर दी गई है कि 90 दिन के भीतर जो है जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसा दिया जाएगा। तो एक समय सीमा तय हो जाने से जो है जो डिपॉजिटर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है। और अब जैसा कि नंबर्स आए हैं कि 1300 करोड़ ऑलरेडी दिया जा चुका है निवेशकों को। तो ये जो निवेशक होते हैं जो बैंकों में अपना पैसा रखते हैं, अधिकांश छोटे डिपॉजिटर्स हैं, छोटे सेवर्स हैं, बहुत सारे रिटायरमेंट के बाद लोग अपना फंड्स बैंक में रखते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है सरकार की तरफ से कि आपका पैसा जो है, जो आपने बैंकों में रखा है, 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस है। नहीं तो उसमें... और ये आपको मैं बताऊं कि ये पूरे दुनिया में जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए गए थे, हमारे देश में इसकी जो सीमा है वो, और हम जितना प्रोटेक्शन दे रहे हैं डिपॉजिट को, बाहर विदेशों में 80% तक डिपॉजिट्स का प्रोटेक्शन है, हमारे यहाँ 98% से ऊपर तक के डिपॉजिट्स प्रोटेक्टेड है इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत। बिल्कुल मैम, हमारे साथ एक कॉलर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजीव शर्मा जी हैं जो कि इस वक्त कनाडा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार आपको सभी को और दूरदर्शन की पूरी टीम को। आपका ये बहुत अच्छा प्रयास है, जो आपके प्रोग्राम्स हैं ये काफ़ी जागरूकता और लोगों में जो है दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि हमारे बैंक्स में ये जो सिक्योरिटी का जो प्रोविजन किया है, इट इज़ वंडरफुल। जैसे मैं अभी कनाडा में रहता हूँ, यहाँ पर 100% जो मनी है वो सिक्योर है। आई एम प्रीटी श्योर, मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें भी धीरे धीरे इंडिया में भी आएंगी मेरे साथ। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि हम लोग इसको ऑनलाइन भी करें। हम अपनी बैंकिंग जो है, जैसे मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम गुड़गांव, और वहाँ पे
ग्रामीण बैंक में मेरा अकाउंट है। जब मैंने वो अकाउंट खोला था तो वो इट वाज ए कोऑपरेटिव बैंक। आई थिंक इट हैज बीन टेकन ओवर बाय सम बिग बैंक नाउ। पंजाब नेशनल बैंक ने ही शायद उसको कर लिया है। लेकिन अब मैं उस अपने अकाउंट को ऑपरेट ही नहीं कर सकता हूँ। आई मीन ऑनलाइन बैंकिंग जैसे, आई नो इट इज नॉट ए इजी थिंग, पर आप लोग मतलब कब तक इसमें थोड़ा सा प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस आल्सो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू संजीव जी, कनाडा समाज से जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम की इतनी तारीफ करने के लिए। अनुराग दीप जी, अगर आप उनके इस सवाल का जवाब दे सकें। जी जी संजीव जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जहां तक डिजिटलाइजेशन है या बैंकिंग इंडस्ट्री में इंडिया में जो सभी तरह की जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं उनको ऑनलाइन करने की बात है, तो इस दिशा में बहुत तेजी से काम हुआ है पिछले लगभग 4-5 सालों में। आप अगर देखें तो आज की तारीख में अगर हम नेशनलाइज्ड बैंक्स की बात करें तो नेशनलाइज्ड बैंक्स का 100% बिजनेस जो है आज की तारीख में जो है वो कंप्यूटर्स के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर है। और जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं वो भी आप ये देखिए कि जो है मोबाइल ऐप्स जो हैं बैंकों ने जो प्रोवाइड किए हैं उसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं। उसमें कहीं जहां तक ये इसी स्कीम की बात है इंश्योरेंस वाली, ये तो बैंक्स क्या है ऑटोमेटिकली जो है सभी डिपॉजिटर्स को इसमें कवर करते हैं, है ना। और एक्ट के हिसाब से अभी जो है 90 डेज के अंदर उसका पेमेंट भी डेफिनेटली किया जाएगा और डेफिनेटली वो पैसा जो है वो आपसे जानकारी लेके आपके अकाउंट में दिया जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि इस प्रोसेस को भी अगर हम लोग डिजिटाइज करें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप देखें तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने जो निकाली हैं जो आज की तारीख में डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हैं। चाहे उसमें आप जनधन योजना ले लीजिए, सुरक्षा योजना ले लीजिए। एक बहुत अच्छी स्कीम रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी और वो बेसिकली है छोटे जो बहुत छोटे तबके के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, पीएम स्वनिधि योजना जी। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स जो हैं वो भी आज की तारीख में जो है वो बैंकिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं और पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो डिजिटल है। चाहे एप्लीकेशन भरनी हो, चाहे उन्हें जो है पेमेंट लेना हो। आप ये देखिए इंडिया में बैंकिंग में जो सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ है वो पेमेंट्स को लेके हुआ है। यूपीआई आज की तारीख में जितनी ट्रांजैक्शन इंडिया में होती है वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं होती। वी आर एट नंबर 1 जी। तो मैं समझता हूं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। दीपशिखा मैम, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात, चूंकि हम लोग इस वक्त इस एक्ट के थ्रू कर रहे हैं और बहुत सारे रिफॉर्म्स पहले भी हुए हैं, आने वाले दिनों में भी होंगे बैंकिंग रिफॉर्म्स, लेकिन अगर इस एक्ट की बात करें, इस एक्ट के ज़रिए आपने कहा कि तमाम बैंक्स उसके अंदर आते हैं। सोशल मीडिया पे मैम ये भी सवाल आ रहा है कि क्या जो रूरल बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक्स हैं, उनके ऊपर भी ये कानून अप्लाई होता है क्या? बिल्कुल। कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, जितने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स जो इंडिया में एज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट करते हैं, उन सब के जो डिपॉजिटर्स हैं वो इसके तहत आते हैं और इस कानून के तहत कवर होते हैं। तो इनके भी डिपॉजिटर्स जो हैं उनको भी इसके तहत सुरक्षा मिलेगी। ठीक है मैम, इसमें ये भी सवाल आ रहा है कि क्या इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा या फिर सीधे 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी? देखिए, आपका जो डिपॉजिट है और जो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है 5 लाख तक की राशि का वो प्रोटेक्टेड है। और दूसरा चीज है कि आप तरह तरह के डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स में, रेकरिंग होता है, फिक्स डिपॉजिट्स है, सेविंग डिपॉजिट्स है। ये सभी तरह के डिपॉजिट्स जो हैं उनको कवरेज दी जाती है इसके तहत। किसी डिपॉजिटर का अगर एक से ज्यादा डिपॉजिट है एक ही बैंक में, जैसे किसी के 2 फिक्स डिपॉजिट हैं एक बैंक में, तो उनकी राशि को क्लब कर दिया जाएगा क्योंकि वो एक पर्सन का है, एक व्यक्ति का है, क्योंकि सीमा जो है वो 5 लाख की है।
उसके तहत अगर वो कवर होता है तो उसमें उनको कवरेज दी जाती है। अगर वो व्यक्ति का जैसे कोई व्यक्ति है, उनका एक एफडी उनके अपने नाम पर है, एक एफडी जो है किसी जॉइंट में है किसी के साथ, तो उसको अलग काउंट किया जाएगा, एक अलग अकाउंट के तहत काउंट किया जाता है। तो इंडिविजुअल जो एक व्यक्ति के लिए सीमा है उसके डिपॉजिट के लिए वो 5 लाख तक है। तो एक बैंक अकाउंट पे इस तरह के भी डिपॉजिट होंगे वो उस सीमा में कवर होंगे। कहने का मतलब मैम कि एक बैंक अकाउंट पे 5 लाख रुपए जी, और ज्वाइंट अकाउंट पे भी 5 लाख रुपए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो है वो एक बैंक में उसका अगर फिक्स डिपॉजिट है या उसका सेविंग्स बैंक है, सेविंग अकाउंट है या रेकरिंग अकाउंट है, तो एक व्यक्ति के लिए उस बैंक में 5 लाख तक की सुरक्षा है, लेकिन उसको एक डिपॉजिट की तरह काउंट किया जाता है। लेकिन अगर जो होल्डर है उस डिपॉजिट का, अगर वो अगर बदल जाता है, जैसे आप एक व्यक्ति जो है किसी के साथ ज्वाइंट करता है या किसी कंपनी के नाम पर कुछ करता है, तो उसको एक अलग अकाउंट की तरह गिना जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर आप एक बैंक में आपका खाता है जो 5 लाख, वो 5 लाख तक का इंश्योरेंस उसको मिलेगा, और आपका किसी और बैंक में भी खाता है, और ये दोनों बैंक अगर मोरेटोरियम में आते हैं आरबीआई के तहत, तो ये दोनों अकाउंट्स को अलग अलग 5-5 लाख का इंश्योरेंस मिले। ओके, चलिए, ये तो राहत की बात होगी। हमारे साथ मैम एक कॉलर इस वक्त फिर जुड़ गए हैं। हमारे साथ हरीश गर्ग जी हैं जो कि हैदराबाद से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। हरीश जी, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरा प्रश्न मैं अभी बोलूं? जी जी, पूछिए। मेरा प्रश्न है कि जैसे डीमैट अकाउंट्स हैं, डीमैट अकाउंट्स में म्यूचुअल फंड और एनसीडीज वगैरह जो है वो सारी लिस्ट हो जाती हैं। तो मैंने ऐसा सुना था कि गवर्नमेंट ये भी विचार कर रही है कि एफडीज और पीपीएफ अकाउंट को भी डीमैट अकाउंट में करने की संभावना है। तो मैं आपका थोड़ा सा उत्तर चाहता हूँ कि आप इस बारे में भी कोई विचार हो रहा है या कब तक होगा? ठीक है, अनुराग दीप सर, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। नहीं, मैं समझता हूँ मेरे पास इस बारे में कोई गवर्नमेंट इस बारे में कंसिडरेशन कर रही है, ऐसी कोई मेरे पास जानकारी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल हो सकता है, क्या जिन लोगों ने अपने पैसे डीमैट अकाउंट के जरिए म्यूचुअल फंड्स में या लगाए हैं, क्या अगर वो बैंक, अगर वो मॉरेटोरियम के तहत आता है वो बैंक, तो उसके जरिए भी क्या वो पैसे मिलेंगे क्या? नहीं, देखिए, अगर आप देखें तो वो जो पैसा है वो जो आपका डीमैट अकाउंट है ना, डीमैट अकाउंट में जो पैसा है वो बेसिकली जो है वो शेयर्स में लगा हुआ पैसा है, उसका और फिर बैंक से कोई उसको लेना देना आप नहीं। जो है वो बैंक का डिपॉजिट नहीं ट्रीट कर सकते, चाहे वो शेयर्स में लगा हो चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में लगा हो। तो उसको हम लोग इसमें कवर जो है DICGC एक्ट जो है इसमें वो कवर नहीं होगा। बिल्कुल सीधी सी बात की अगर असीम जी, जो डीमैट अकाउंट की आप बात कर रहे हैं, डीमैट अकाउंट दरअसल क्या है? आपके जो शेयर सर्टिफिकेट होते थे पहले वो कागज के रूप में होते थे, डीमैट अकाउंट में अब वो डिजिटल फॉर्म में है। वो उस और शेयर्स का, इक्विटी का, म्यूचुअल फंड का बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, बैंकिंग से कोई संबंध नहीं है। तो ये एक अलग है। म्यूचुअल फंड में अगर बैंक को टेक ओवर भी किया जा रहा है तो वो म्यूचुअल फंड तो आपका ही है, वो कोई और तो उसे ले नहीं सकता है। नहीं, अगर मान लिया जाए मैम, रहेगा वो म्यूचुअल फंड कंपनी को तो टेक ओवर नहीं किया गया, तो उसमें लेकिन एक बात है, हरीश जी दूसरी बात पूछ रहे हैं। हरीश जी ये पूछ रहे हैं कि क्या अकाउंट को भी कवर करने की कोई प्रोविजन नहीं, वो कोई उसके बारे में भी कुछ गवर्नमेंट सोच रही है कि नहीं सोच रही? डीमैट अकाउंट जो है वो बैंक जो है अलग एंटिटी, बैंकों ने अलग कंपनीज खोली हुई हैं जिसके तहत वो डीमैट अकाउंट खोलते हैं। बैंक खुद डीमैट अकाउंट नहीं खोलता है। तो हमें और ये जो योजना है, ये जो इंश्योरेंस है, ये बैंकों के लिए है। ये उनके जो
मार्केट एंटिटीज हैं उनके लिए नहीं है, वो अलग एंटिटीज हैं जो मार्केट में है। ये कवरेज जो है सिर्फ बैंकिंग के लिए है। तो हरीश जी का यही सवाल था कि क्या आने वाले दिनों में सरकार इस पर कोई विचार कर सकती है क्या, कि वो जो पैसे लगे हैं दीपशिखा मैम म्यूचुअल फंड के जरिए। म्यूचुअल फंड में सुरक्षा जो है उसके लिए सरकार क्या करती है, ऐसा अभी कोई विचार चल रहा है। ये तो कहना मुश्किल है कि किस लेवल पे चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये संभव है क्या, मुमकिन है क्या? ये कहना अभी मुश्किल होगा असीम जी, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है कि म्यूचुअल फंड्स के लिए भी वो ऐसा कोई स्कीम लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि वो तो टोटली मार्केट्स के प्रोटेक्शन दिया जाए। मार्केट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, ये मार्केट ड्रिवन है सर, ये पैसा बिजनेस में लगा हुआ पैसा है। पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, कंपनीज में पैसा लगा हुआ है ना, तो वो तो बेसिकली मार्केट ड्रिवन ही रहेगा। अच्छा, मैं नहीं समझता कि कहीं इस तरह की कोई चर्चा किसी प्लेटफॉर्म पे मतलब एटलीस्ट हमारी नॉलेज में नहीं है। ठीक है, लेकिन अनुराग सर ये भी बहुत से दर्शक जानना चाह रहे हैं कि जो लोग ग्रामीण इलाकों में हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए कि बहुत से लोग हमारे ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां तक उनको ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है, तो सवाल ये कि उन लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी हो, क्योंकि बहुत से लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं कि देखो अब तो बैंक डूब गया तो मेरा पैसा भी गया। क्या बैंक की तरफ से ये इनिशिएट लिया जाता है इस कानून के तहत कि वो अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करें कि आप आइए और अपने 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट है उसको आप लेके जा सकते हैं? नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अवेयरनेस की तो कमी बहुत है, और अवेयरनेस बढ़ाने की जो है, चाहे ये DICGC में इंश्योरेंस क्लेम लेने की बात हो या दूसरी स्कीम्स हो, अवेयरनेस बढ़ाने की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके लिए एक पिछले कार्यक्रम में भी चर्चा हो रही थी, तो वहां भी हम लोगों ने ये सजेशन ये दिया था कि जो है ना, कई एजेंसी एक साथ मिलके अगर इसके ऊपर काम करें अवेयरनेस बढ़ाने के ऊपर, तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों तक आजकल CSCs पहुंच गए हैं, इसके अलावा बैंक की शाखाएं हैं, इसके अलावा बैंक मित्र हैं। बैंक मित्र जो है वो भी इसमें एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। कुल मिला के जो है, अगर जॉइंटली जो है ये पब्लिक अवेयरनेस का काम जो है इन एजेंसीज को दिया जाए। इसके अलावा NGOs इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं, FPOs बन रहे हैं, उन सबको भी जो है हम लोग जो है इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि वो लोग जो है अवेयरनेस को, जो भी इस टाइप की स्कीम्स हैं, जो भी जो है बेनिफिट्स के लिए स्कीम्स इस टाइप की बनाई जा रही हैं, उसका बेनिफिट जो है वो ठीक जो वास्तव में इसका हकदार है उस तक पहुंच सके। ठीक है दीपशिखा मैम, ये भी एक सवाल आ रहा है कि ये जो पूरा कानून है, इस कानून का इम्पैक्ट बैंकों की सेहत पर, उनकी हेल्थ पे कितना पड़ा या कितना पड़ रहा है इस वक्त, इन दिनों में कितना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? मैम आपने म्यूट कर रखा है, अगर आप अनम्यूट कर सकें। जी बताइए मैम। बैंकों के लिए जो इंश्योरेंस की कीमत है वो बहुत कम है, तो इसलिए इतना कोई ज्यादा उनकी बैलेंस शीट पे कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा चीज है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि बैंक की सेहत खराब है, उस दौरान पे आपके डिपॉजिटर्स जो हैं वो, उनको एक बहुत बड़ी सुरक्षा दी जा रही है कि उनका डिपॉजिट प्रोटेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है कि ये बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है, एक जो वो अपने डिपॉजिटर्स को ऑफर कर सकते हैं जब वो चाहते हैं कि उनके कस्टमर्स बढ़ें। तो उस सेंस में ऐसा कोई बहुत ज्यादा उनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा इस इंश्योरेंस कवर से। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर यही कि इस कानून के जरिए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमें बैंक को भी देखना है, उसको भी सही हालत में रखना है, और साथ ही साथ उससे भी बड़ी बात कि जो हमारे जमाकर्ता लोग हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनके भी इंटरेस्ट का ख्याल रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग दीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीपशिखा मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपने तमाम बहुमूल्य बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मनी मंत्रा के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।